सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और एक पूरे साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। आज हम मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन और उनके दर्शन की उसी अद्भुत यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में देखते हैं। एक साधारण इंसान से लेकर एक वैश्विक प्रतीक बनने तक के उनके सफर को। तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि एक वकील मोहनदास गांधी आखिर महात्मा कैसे बने। चलिए पहले समझते हैं कि इस नाम के पीछे का व्यक्ति कौन था। देखिए, उन्होंने अपना करियर तो एक वकील के तौर पर शुरू किया था, लेकिन उनके निस्वार्थ कामों और त्याग ने उन्हें महात्मा की उपाधि दिला दी। इसका सीधा सा मतलब है महान आत्मा। ये नाम उन्हें सबसे पहले 1915 में कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, जो उनके बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। पर लोग उन्हें सिर्फ महात्मा ही नहीं बल्कि प्यार से बापू भी कहते थे, जिसका मतलब होता है पिता। और फिर 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने एक रेडियो संबोधन में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर सम्मानित किया, एक पहचान जो आज भी उनके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनके इस दर्शन की जड़ें भारत में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में थीं। चलिए देखते हैं कि वहां ऐसा क्या हुआ था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बात है 1893 की, जब गांधी एक युवा वकील के तौर पर दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। वहां उन्होंने भारतीय समुदाय के खिलाफ जबरदस्त भेदभाव देखा और महसूस किया। बस इसी अनुभव ने उन्हें अन्याय से लड़ने का एक बहुत ही ताकतवर तरीका खोजने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने इस तरीके को नाम दिया सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह या सत्य की शक्ति। ये असल में अन्याय के खिलाफ एक सामूहिक आंदोलन था, पर इसकी एक ही शर्त थी, इसमें हिंसा के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं थी। और सत्याग्रह की नींव वो सिर्फ एक सिद्धांत पर टिकी थी, अहिंसा। यानी चाहे जो हो जाए, किसी भी हालत में हिंसा नहीं करनी है। यही वो विचार था जो उनके पूरे जीवन के काम का आधार बना। अब इसी नए हथियार के साथ जब गांधी जी भारत लौटे, तो उन्होंने इसे देश के सबसे बड़े संघर्ष में आजमाया, और वो संघर्ष था ब्रिटिश शासन से आज़ादी की लड़ाई। इसका एक जबरदस्त उदाहरण हमें 1930 के नमक मार्च में देखने को मिलता है। जब ब्रिटिश सरकार ने नमक जैसी आम चीज पर टैक्स लगाया, तो गांधी ने इसका विरोध करने के लिए एक लंबी पदयात्रा निकाली, जिसने पूरे देश में सविनय अवज्ञा की एक लहर पैदा कर दी। लेकिन आज़ादी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। इसके एक दशक बाद गांधी जी ने एक और बहुत बड़ा और निर्णायक कदम उठाया। साल था 1942, जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। ये अंग्रेजों के लिए एक सीधी और साफ चेतावनी थी। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंक दी, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। उन्हें कई सालों तक जेल में रहना पड़ा। लेकिन इन सब बड़े बड़े राजनीतिक आंदोलनों के पीछे का इंसान कैसा था? उनकी निजी जिंदगी कुछ बहुत ही सरल लेकिन ताकतवर सिद्धांतों पर चलती थी। उनके जीवन का हर एक पहलू उनके सिद्धांतों का आईना था। वो हमेशा सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चले, साबरमती आश्रम में एक बेहद सादा जीवन जिया और खुद चरखे पर काते हुए कपड़े ही पहनते थे। असल में उनकी ये सादगी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो आखिर में सवाल यह है कि उनके जीवन भर के संघर्ष का नतीजा क्या निकला? चलिए उनकी इस विरासत पर एक आखिरी नजर डालते हैं। 1947 में भारत आज़ाद हो गया, लेकिन इसके बस कुछ ही महीने बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। लेकिन उनके विचार उनकी मृत्यु के साथ खत्म नहीं हुए। सच तो ये है कि उनके अहिंसा के दर्शन ने दुनिया भर में नागरिक अधिकारों के आंदोलनों को प्रेरणा दी, और आज भी उनके जन्मदिन को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आज की इस संघर्ष भरी दुनिया में क्या गांधी का दिखाया हुआ अहिंसक प्रतिरोध का रास्ता आज भी सबसे ताकतवर हथियार हो सकता है?